हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। और आज का जो हमारा विषय है वो है समष्टि अर्थशास्त्र, और जिसके अंदर आज हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अंतर क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके लिखित नोट जो है वो भी आपको मेरे ब्लॉग के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये कोशिश सही लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो प्रोफेसर रेगनर फ्रिश है उन्होंने अर्थशास्त्र को दो अर्थशास्त्रों के अंदर जो है स्टडी किया है। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र है जिसका संबंध जो होता है जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, और जो कि ग्रीक के माइक्रो शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है छोटा, और जिसके अंदर हम व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे एक उपभोक्ता के उपभोग की समस्या, एक फर्म की कीमत निर्धारण की समस्या, और जिसको हम आंशिक संतुलन विधि के द्वारा अध्ययन करते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसको हम कीमत सिद्धांत भी कह सकते हैं। और दूसरी तरफ जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सामूहिक स्तर पर सारी आर्थिक समस्याओं को स्टडी करते हैं। जैसे पूरी अर्थव्यवस्था का कुल उपभोग क्या है, कुल रोजगार क्या है, सामान्य कीमत स्तर क्या है, राष्ट्रीय आय का है। तो यहाँ पे जो अध्ययन है वो हम आंशिक जो है सामान्य संतुलन विधि के द्वारा करते हैं। जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसको हम आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें कि व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र जो है दोनों का ही जो आर्थिक विश्लेषण है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं है, कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जब हमने एक का स्टडी करना है तो दूसरे का अध्ययन करना ज़रूरी है। देखो, ये जो व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र है इनके अंदर कोई विरोधा नहीं है, लेकिन ये दोनों ही अत्यंत ज़रूरी है। हमें मतलब अगर किसी चीज़ को, किसी समस्या को अच्छी तरह से समझना है तो हमें दोनों का अध्ययन करना जो है बहुत ही ज़रूरी है। देखो, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो ग्रीक शब्द माइक्रो से लिया गया है जिसका अर्थ होता है छोटा। तो इसका भी उतना ही महत्व है जितना कि समष्टि अर्थशास्त्र का है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम व्यक्तिगत इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग, एक हाउस होल्ड, एक विशिष्ट वस्तु को स्टडी करते हैं। परंतु जब हम समष्टि अर्थशास्त्र को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि सामूहिक जो बेसिकली क्या है कि उसका अर्थ जो है बड़ा है। तो वहाँ पे हम समष्टि का अर्थशास्त्र जो होता है उसमें पूरी अर्थव्यवस्था को हम स्टडी करते हैं। तो उसी तरह ही देखो, अगर हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना है तो उसके लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम हमेशा ये अजम्पशन लेके चलते हैं अन्य बातें समान रहें। अन्य बातें समान रहे तो ये समष्टि अर्थशास्त्र के प्रभाव को बताती है। अब यदि एक फर्म जो है मजदूरों को जो मजदूरी देती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि अर्थव्यवस्था के अंदर दूसरी फर्में क्या मजदूरी दे रही हैं। देखो, अगर हमने किसी वस्तु की कीमत निर्धारित करनी है तो ये उस वस्तु की मांग तथा पूर्ति के ऊपर निर्भर नहीं करती, बल्कि दूसरी वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति के ऊपर भी निर्भर करती है। और उसी तरह जब हम समष्टि अर्थशास्त्र को स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, जो समाज होता है व्यक्तियों का योग होता है, व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है। बहुत सी फर्में मिलकर उद्योग बनाती हैं और बहुत से उद्योग मिलकर एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो इसलिए क्या है कि हमें अगर समष्टि अर्थशास्त्र को समझना है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को भी समझना ज़रूरी है। अगर राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय के अध्ययन की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्योंकि हम जब सारे व्यक्तियों की आय को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय आय होती है, तो इनका आपस में काफ़ी जो है संबंध पाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरक है।
जिस प्रकार हम चलते हैं, चलने के लिए हमें दोनों जो है पाँव की ज़रूरत होती है, दायां पाँव भी चाहिए होता है, बाएं पाँव की भी आवश्यकता होती है। तो अगर हमने आर्थिक समस्याओं को अध्ययन करना है तो दोनों का होना ही बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो माइक्रो है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है। सामूहिकता के सतर्क के ऊपर अंतर, डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। देखो, जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो वहाँ पे हम अकेली आर्थिक इकाई, एक फर्म, एक उपभोक्ता, एक छोटा समूह जैसे एक उद्योग के साथ जो रिलेटेड आर्थिक समस्याएं होती हैं उसको हम पढ़ते हैं। परंतु जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो वहाँ पे हम पूरी अर्थव्यवस्था की समस्याओं को स्टडी करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो है छोटे छोटे चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो है आर्थिक तत्वों के जो महत्वपूर्ण समूह होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। और इसी प्रकार जो दूसरा डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। उद्देश्यों के अंदर भी विभिन्नता होती है। देखो, जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि साधनों का हम किस तरह से इष्टतम बंटवारा कर सकते हैं, और जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, अलग अलग सिद्धांत स्टडी करते हैं, समस्याएं स्टडी करते हैं, नीतियाँ स्टडी करते हैं। पर जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो वहाँ पे हम पूर्ण रोजगार जो है किस तरह से हम पूर्ण रोजगार का प्राप्त कर सकते हैं, साधनों को विकास करने के संबंधित समस्याओं, सिद्धांतों तथा नीतियों का अध्ययन है। जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो वहाँ पे जो निर्णय होते हैं वो कीमत के आधार पे लिए जाते हैं, तो इसको हम कीमत सिद्धांत भी कह सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर उपभोक्ता जो है, उत्पादक जो है, उत्पादन के साधन आदि के जो निर्णय हैं वो कीमत के आधार पे लिए जाते हैं। जो समष्टि अर्थशास्त्र है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर हम कुल उपभोग, कुल निवेश, कुल बचत आदि के जो निर्णय हैं वो आय के आधार पर लिए जाते हैं। अध्ययन की विधियों के अंदर भी विभिन्नता, और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं अन्य बातें समान रहेगी। जैसे मांग और कीमत का जो संबंध है उसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि जो उसकी इनकम है, जो अदर गुड्स की प्राइसेस हैं, जो एक्सपेक्टेशन है उसके अंदर, जो हैबिट्स हैं उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगी, वहाँ पे वो स्टेबल रहेगी। और इसको जो है, इसका जो मतलब होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है, आंशिक संतुलन विधि होती है। पर जब हम समष्टि अर्थशास्त्र को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर जो है आर्थिक तत्व के बड़े बड़े महत्वपूर्ण समूहों के अंदर उसको हम बांट लेते हैं। जैसे पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर कुल मांग क्या है, कुल पूर्ति क्या है, कुल उपभोग क्या है, कुल निवेश क्या है, इनका आपस में संबंध क्या है, एक के अंदर परिवर्तन आता है तो वो दूसरे को किस तरह से प्रभावित करता है। इसको हम क्वासी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, अर्थ सामान्य संतुलन विधि के द्वारा स्टडी करते हैं। विरोधाभास, देखो यहाँ पे जो व्यक्तिगत क्रियाएं होती हैं और जो सामूहिक क्रियाएं होती हैं उनके अंदर काफ़ी विरोधाभास पाया जाता है। अब देखो, जो काम हम व्यक्तिगत रूप पे करते हैं अगर वो सामूहिक रूप से करे तो हो सकता है कि वो समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए सही ना हो। अगर कोई व्यक्ति जो है ज़्यादा सेविंग करता है, ज़्यादा खर्चा नहीं करता, ज़्यादा बचत करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर सारा ही समाज, सारी ही अर्थव्यवस्था के अंदर जो लोग हैं वो बचत करने लग जाएं तो ये हानिकारक होगा, क्योंकि अगर वो ज़्यादा बचत करेंगे तो मार्केट के अंदर कोई जाएगा नहीं, मार्केट के अंदर मांग कम हो जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा तो लोगों की आय कम हो जाएगी। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो व्यक्तिगत रूप के अंदर सही है वो हो सकता है पूर्ण अर्थव्यवस्था, पूरे समाज के रूप में सही ना हो। और उसी तरह हम देखते हैं कि दोनों के अंदर जो है डिफरेंट अजम्पशंस हैं। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि देश के अंदर पूर्ण रोजगार है, कुल उत्पादन तथा कुल खर्चा जो है, कुल व्यय जो है निश्चित है। इन मान्यताओं के बेसिस पे हम ये जानने की चेष्टा करते हैं कि साधनों का इष्टतम बंटवारा कैसे हो सकता है।
आर्थिक क्रिया संतुलन की स्थिति कैसे प्राप्त करें। परंतु जब हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर ये मान्यता लेते हैं कि यहाँ पे देखो, वहाँ पे हम लेते हैं कि साधनों का इष्टतम बंटवारा कैसे हो सकता है। वहाँ पे हम मान के चलते हैं कि देश के अंदर पूर्ण रोजगार है, तो यहाँ पे ये मान के चलते हैं समष्टि के अंदर के जो साधन है उसका इष्टतम बंटवारा है, और साधनों का पूर्ण रोजगार हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो विश्लेषणात्मक है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसके अंदर देखो क्या है कि संतुलन की स्थिति में हम आर्थिक तत्वों के व्यवहार को स्टडी करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध जो होता है कि जब असंतुलन की स्थिति होती है तो वहाँ पे जो सामूहिक आर्थिक तत्व होते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। और उसी तरह परिवर्तन से संबंधित विभिन्नताएं देखो, जैसे कई आर्थिक क्रियाएं जब हम देखते हैं तो व्यक्तिगत से तो वो चेंज हो रही है, परंतु सामूहिक दृष्टिकोण से वो स्थिर रहती है। जैसे देखो, कई बार हम देखते हैं कि कई परिवारों के सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है, परंतु दूसरे परिवारों की उतनी ही कम हो सकती है। तो अगर हम एवरेज निकालते हैं तो कुल जनसंख्या के अंदर परिवर्तन की नहीं होता। जो व्यक्तिगत रूप में परिवर्तन होता है वो हो सकता है, सामूहिक रूप में ना हो। और उसी तरह जो व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र का जो अंतर है वो प्रोफेसर बोल्डिंग ने बहुत ही एक अच्छी एग्जाम्पल दी है, जिसके अंदर उसने एक वृक्ष तथा वन की एग्जाम्पल दी है। देखो, यहाँ पे जो वन बनता है, जो जंगल बनता है, बहुत सारे वृक्षों से मिलकर बनता है। और जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वो भी बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होती है। अब देखो, जैसे पेड़ और जंगल के अंदर डिफरेंस होता है, पेड़ नष्ट हो जाता है परंतु जंगल बढ़ता ही जाता है। अब एक पेड़ के अंदर, एक वृक्ष के अंदर आग लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, परंतु जंगल के अंदर अगर आग लग जाती है तो वो तेजी के साथ फैलती है। एक पेड़ हम लगाते हैं तो उसका जलवायु पे कोई असर नहीं पड़ता, परंतु जितना कि जंगल का बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो यही अंतर जो है व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर भी है। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्तिगत रूप से वो बदल रहा होता है, परंतु सामूहिक अगर दृष्टि से देखें तो वो स्टेबल होता है। तो इसके अंदर क्या है कि जो व्यष्टि है और जो समष्टि है, ये दोनों विभिन्न क्रियाएं हैं, और ये आर्थिक क्रियाओं की अध्ययन के जो है अलग अलग मेथड्स हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह से व्यष्टि तथा जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसके अंदर ये अंतर पाया जाता है।